होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 17 हम समर वैकेशन से पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो चैप्टर नंबर 18 है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन के अंदर जो सबसे पहली डेफिनेशन होगी वो होगी बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स होते क्या है? तो बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का मीडियम होते हैं। ठीक है, एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन के अंदर जिसका एवरेज वेट 70 किलोग्राम है तो उसके अंदर जो वेट बॉडी फ्लूइड्स है वो उसके टोटल वेट का 60% हो जाता है। ठीक है, 60% उसके टोटल बॉडी वेट का। तो बॉडी फ्लूइड्स इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, जैसे एक सेल है इसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट इज़ नोन एज इंट्रा सेलुलर, और इस सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे हम सेल वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है कि और सेल हम ऑलरेडी 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, प्रोटीन्स होते हैं, मैग्नीशियम और बहुत सारे आयंस होते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। तो ये सब जो आयन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्लूइड के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो क्या हो गया? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक टर्म होती है इंट्रा सेलुलर और एक टर्म होती है इंटर सेलुलर। ठीक है, इंटर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में। जैसे कि ब्लड है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, जैसे ये सेल के बाहर फ्लो करता है, और उसको इंटर सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, मतलब कि दो सेल्स के बीच में फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ वी कम टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो फ्लूइड सेल के बाहर होता है जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ। नाउ वी कम टू ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। ठीक है, मोबाइल का मतलब है मूवमेंट करने वाला। एक सेकेंड। ठीक है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मूवमेंट करता रहता है, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं? फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होते हैं और ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, और ब्लड का पीएच है वो 7.4 होता है। तो ब्लड का कंपोजिशन देख लेते हैं अब। ब्लड किस किस चीज़ से बना है? ब्लड बना है प्लाज्मा। जैसे ब्लड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ प्लाज्मा एंड सेकंड इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमारी ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, मतलब जो ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, और जो अलग होता है उसके अलग जो पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलेंगे। कभी भी अगर ब्लड का कंपोजिशन रीड करते हैं, ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन रीड करते हैं, मान लो ये जैसे एक ब्लड है और सुपरफिशियल वेन से ब्लड को निकाला गया और उसको एक ट्यूब के अंदर डाल के सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखेंगे कि जो ब्लड है वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वन पार्ट होगा प्लाज्मा एंड द अदर पार्ट विल बी ब्लड सेल्स। ठीक है, अदर पार्ट क्या होंगे? ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा क्योंकि लाइट इन वेट होता है, और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो डाउनवर्ड्स सेडिमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गई ब्लड कॉर्पस्कल्स जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा थोड़ा एल्कलाइन फ्लूइड होता है। एल्कलाइन का मतलब थोड़ा बेसिक होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है। इंटरसेलुलर, देखो मैंने अभी आपको बताया था इंट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर में क्या डिफरेंस है। दो सेल्स के बीच में फ्लो करने वाले फ्लूइड को बोलेंगे इंटरसेलुलर, और सेल के अंदर फ्लो करने वाले फ्लूइड को बोला जाता है इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो ये टोटल ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। कुछ बुक्स के अंदर 60% भी मिलता है, तो 55 to 60% भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। 55% ऑफ द ब्लड ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, पेल येलो कलर होता है इसका, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है। पेल येलो का मतलब होता है स्ट्रो कलर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रो कलर्ड भी लिखा हुआ है, तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद दैट। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट और क्लियर फ्लूइड होता है।
उसके बाद आते हैं कंपोजिशन, कि इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो कंपोजिशन में सबसे पहले आ गया वाटर। वाटर प्लाज्मा का 90 से 92% होता है, मतलब पूरे प्लाज्मा में 90 से 92% होगा वाटर होगा। उसके बाद आते हैं मिनरल सोल्ट्स पे। मिनरल सोल्ट्स जैसे कि प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, सल्फेट्स, फॉस्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे, क्लोराइड, ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टोटल 0.9% होते हैं, 0.9% होते हैं। और जो मेन बफर मतलब पीएच रेगुलेशन का काम करता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, 0.9% होते हैं टोटल प्लाज्मा का। नंबर 3 प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स प्लाज्मा का 6 to 8% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोटीन्स है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्लेटलेट्स की तरह जो ब्लड क्लोटिंग है, मतलब इसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं प्लाज्मा में, उनको फाइब्रिनोजन कहा जाता है। क्योंकि जैसे ब्लड के अंदर भी प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स के अंदर भी फाइब्रिनोजन होता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजन है वो क्लोटिंग और ब्लड के कोगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ आप लोगों को अच्छे से पता है, एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। इम्यूनोग्लोबिन्स को एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, और एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स है इनके भी टाइप्स होते हैं, ये कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। नंबर 3 है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स है ओस्मोटिक बैलेंस। ओस्मोटिक बैलेंस का मतलब जो आयंस का और वाटर का जो बैलेंस होता है प्लाज्मा में, उसमें हेल्प करते हैं एल्ब्यूमिन्स। अगर इस प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर कौन सा था? फाइब्रिनोजन। ठीक है, अगर प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं है देन दैट प्लाज्मा इज नोन एज सीरम। ठीक है, प्लाज्मा इज कंप्लीटेड। इसके अंदर कुछ एंटी कोएगुलेंट्स भी होते हैं, जैसे क्लोटिंग फैक्टर कोएगुलेशन के लिए तो हो गया ये फाइब्रिनोजन, लेकिन एंटी कोएगुलेंट भी होते हैं, मतलब जो ब्लड क्लोटिंग को रोकते हैं। एंटी कोएगुलेंट है इसके अंदर हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन याद रख लेना, हमेशा काम आएगा ये वर्ड, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है हिपैरिन, जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है और इसका यूज़ किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, डायलिसिस के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम अगर क्लोटिंग हो गई ब्लड की तो ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा, और डायलिसिस के प्रोसेस में वो मशीन होती है ना, डायलाइजिंग मशीन, उसके अंदर भी नहीं जा पाएगा, तो हिपैरिन का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ विटामिन्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। प्लाज्मा का फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि मेन पार्ट होता है ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखता है। दूसरी चीज़ है ब्लड का पीएच मेंटेन रखता है। ठीक है, हमारी जो, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं तो ये हमारी शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो बॉडी की हीट होती है, जैसे हमारा जो ब्लड है वो बॉडी हीट को मेंटेन रखता है, तो ऐसे ही प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है तो बॉडी हीट को मेंटेन वो भी रखेगा। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस थे। अब आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% है ब्लड का 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले एक बार ब्लड ग्लूकोज के बारे में पढ़ ले। ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट, मतलब जो शुगर की अमाउंट मिलती है उसको ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है। हमें पता है कि जो ग्लूकोज है, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो ब्लड है हमारा उसको डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो 2 हार्मोन होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज़ किए गए हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, आप 10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। इंसुलिन हार्मोन हमारे पास स्पेस ये रहा। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन, वो क्या करता है, जैसे मान लो हम फास्टिंग कर रहे हैं या फिर हम खाना नहीं खा पा रहे या इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, तो ग्लाइकोजन हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ाता है। ठीक है। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है ब्लड ग्लूकोज की वो होती है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। 80 से 100 मिलीग्राम होती है 100 ml ऑफ ब्लड में, और खाना खाने के 12 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब जो हमने खाना खाया है उसके 12 घंटे के अंदर अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। इससे कम या ज़्यादा हुआ तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम हो जाता है, देखो 80 से 100, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 180 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया, तो ये फिर यूरिन के अंदर भी अपीयर होने लग जाता है। मतलब इस पर्सन को, किसी भी पर्सन को अगर 100 मिलीग्राम हो गई ब्लड शुगर लेवल, तो फिर वो उसकी यूरिन में भी आने लग जाती है शुगर। ठीक है। तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, ग्लूकोसूरिया कहा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लूकोसूरिया, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। ठीक है। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 110 to 140 मिलीग्राम है, ठीक है, तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस भी कहा जाता है। डायबिटीज़ आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हो, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज़ मेलिटस। और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात की जाए देन इट इज़ हाइपर ग्लाइकोसीमिया। ठीक है। ये जो इसमें ऐप में ये जो पेन होता है इससे अच्छे से लिखा नहीं जाता, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज का लेवल और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। लेकिन अगर ये लेवल कम हो जाता है देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। अब आते हैं हम हमारी ब्लड जो कॉर्पस्कल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। तो सबसे पहली जो सेल है वो है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज। तो ये सारी सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि और भी सेल्स है ना, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो उनके अंदर ही उन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट अबंडेंट सेल होती है ब्लड के अंदर। एक हेल्दी मैन के अंदर 5.5 मिलियन आरबीसीज पाई जाती हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ठीक है। ये सारी जो डाटा लिया है मैंने, ये सारा डेटा जो लिया है मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हो ये। ठीक है। मोस्टली जो डेटा लिया है मैंने, तो ये रेड कलर्ड होती है। और रेड कलर क्यों होता है, वी ऑल नो वेरी वेल, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, देखो हीमोग्लोबिन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट से मिलके बना है। जो एक है हीम ग्रुप और दूसरा है ग्लोबिन। ठीक है। वन इज़ हीम एंड दूसरा है ग्लोबिन। तो हीम जो है वो ये हीम है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है। हीम इज, एक मिनट, ठीक है, हीम क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट है। ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट। याद रखना, जो हीम है वो नॉन ग्लोबिन है और जो ग्लोबिन है नॉन प्रोटीन है और ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिलके बनाते हैं हीमोग्लोबिन। हीम क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट है, और जो ग्लोबिन है वो बना होता है प्रोटीन से। ठीक है। तो 4 यूनिट हीम की, 4 यूनिट हीम और ग्लोबिन। ठीक है। 4 यूनिट हीम प्लस 4 यूनिट ग्लोबिन दोनों मिलके, मतलब 4 हीम मॉलिक्यूल और 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल दोनों मिलके बनाते हैं 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है। क्लियर।
एक हमारी जो एक आरबीसी होती है, वन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसके अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा है। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट होता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है मोस्टली वर्टेब्रेट्स के अंदर, कुछ फिशीज़ वगैरह को छोड़ के। ठीक है, नाउ वी कम टू इसका जो अमाउंट होता है वो कितना है। तो हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हर 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आरबीसीज है उनकी फॉर्मेशन एडल्ट्स के अंदर रेड बोन मैरो में होती है। रेड बोन मैरो क्या है, जैसे ये हमारी बोन है, ठीक है, इस बोन के जो ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जो टिप वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस, ये रहा स्पेस, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो ऊपर वाला और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। दिस पार्ट इज नोन एज एपीफाइसिस। वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट होता है डायाफाइसिस। तो जो ये वाला पार्ट भी एपीफाइसिस, एपीफाइसिस वाले पार्ट के अंदर पाई जाती है रेड बोन मैरो। बोन मैरो स्पंजी टिश्यू होते हैं जो बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है डायाफाइसिस, इसके अंदर मिलती है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो है वो फॉर्मेशन करती है आरबीसीज की, और येलो बोन मैरो फॉर्मेशन करती है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। सॉरी, आरबीसीज की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को आरबीसीज की प्रोसेस फॉर्मेशन के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर रेड बोन मैरो में आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, तो फिर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है। देखो, जब एक बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब वो अपनी यूट्रस, मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, तो वहाँ पे आरबीसीज योक सैक से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, योक सैक क्या है, जैसे ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो है। ठीक है, इस एम्ब्रायो के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसको योक सैक बोला जाएगा। इस योक सैक से आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि योक सैक ह्यूमन बीइंग के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम डेवलप होता है, क्योंकि जो एग्स होते हैं, मतलब जो एग लेइंग एनिमल होते हैं, उनके अंदर योक सैक वेल डेवलप होता है। आप देखते होगा ना कि जो एग्स होते हैं, जो एग्स नॉर्मली ह्यूमन बीइंग खाते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा योक सैक होता है। ठीक है, तो योक सैक से आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद जो बेबी बड़ा हो जाता, मतलब थोड़ा सा इन्फेंट रहता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है, तो भी ये आरबीसीज फॉर्म होती हैं लीवर से। ठीक है, लीवर से, और बर्थ होने के बाद, मतलब थोड़ा और बड़ा होने के बाद, ये आरबीसीज बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, समझ आ गया। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये योक सैक से प्रोड्यूस होंगी, और बाद में जब वो मतलब डिलीवरी के आसपास का जो टाइम होता है, तभी लीवर और स्प्लीन से फॉर्मेशन होती है, और आफ्टर द बर्थ आरबीसीज हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ह्यूमन आरबीसीज, मैमेलियन आरबीसीज के अंदर। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स का मतलब है कि क्योंकि बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं, जैसे फ्रॉग है, कैमल है, इनकी आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो हमारी आरबीसीज की, मैमेलियन आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये आरबीसीज ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। ठीक है,
और ये आरबीसीज की शेप होती है डिस्कोइड या बाइकॉनकेव शेप होती है। आरबीसीज का जो एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज होता है, 120 डेज इनका एवरेज लाइफ स्पैन है। उसके बाद ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टमक के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है स्प्लीन, और वहाँ पे जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, ठीक है, आरबीसीज की ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। उसके बाद आती है कुछ टर्म्स, एनीमिया, ठीक है। आप ये मत सोचना कि जैसे ये स्प्लीन है इसके अंदर आरबीसीज आके मर गई फिर उसके बाद क्या हुआ, आरबीसीज तो वहाँ पे प्रेजेंट है ही डैमेज्ड फॉर्म में भले ही। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल डेथ नाम का मैकेनिज्म होता है, सेल डेथ, ठीक है। सेल डेथ को अपोप्टोसिस भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अपोप्टोसिस, ठीक है। तो सेल डेथ होती है मतलब कि वो सेल ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट लेस होता है बॉडी में तो एनीमिया कहा जाता है। या तो ये ब्लड हैमरेज की वजह से हो सकता है, ब्लड की कमी की वजह से, या फिर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो किसी वजह से, ठीक है, या फिर आरबीसीज कम बन पा रही हो तो एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया मतलब एबनॉर्मल, ये यहाँ पे बी की जगह एम लिखा गया, आप लोग बी कर लेना। एन एबनॉर्मल राइज इन आरबीसीज, आरबीसी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम से तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। इरिथ्रोसाइटोपेनिया का मतलब है अगर आरबीसीज का नंबर है वो कम हो गया है तो उसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया। और अभी भी मैंने आपको बताया इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म है हीमेटोक्रिट वैल्यू। हीमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने आपको प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स अभी बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्यूब के अंदर अगर पूरे ब्लड को लेके फ्यूज़ किया जाए, सेंट्रीफ्यूज़ किया जाए, एक हीमेटोक्रिट ट्यूब मतलब या फिर ग्रेजुएटेड ट्यूब बोल सकते हैं, तो उस ट्यूब के अंदर ब्लड को लेके और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो जो आरबीसीज है, ठीक है, ये नीचे सेडिमेंट हो जाएंगी और ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। तो यहाँ से हम आरबीसीज की वैल्यू उससे ब्लड से रिलेटेड मतलब टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर आरबीसी मतलब जितना भी ब्लड का वॉल्यूम था, मान लो 100 ml लिया था, उसमें से हम आरबीसीज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली 100 ml ब्लड को लेके काउंट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हमें वहाँ पे पता चलेगा 50% प्लाज्मा है और 45% हमारी ब्लड सेल्स हैं। तो ये जो 45% मिला है इसको टोटल ब्लड काउंट भी बोल सकते हैं, टोटल आरबीसी काउंट भी बोल सकते हैं, या हीमेटोक्रिट वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। एक ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो वॉल्यूम आता है आरबीसीज का उसको हीमेटोक्रिट वैल्यू कहा जाता है, या पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म है राउलेक्स। राउलेक्स का मतलब है इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग लिखा गया ये बाय मिस्टेक। इंटरेस्टिंग या स्लो फ्लोइंग ब्लड के अंदर, या तो ब्लड है वो रेस्टिंग स्टेज में है या फिर बहुत धीरे फ्लो कर रहा है, तो आरबीसीज है वो एग्रीगेट हो जाती हैं, ठीक है। आरबीसी एग्रीगेट मतलब एक दूसरे के ऊपर जैसे हम कॉइन्स नहीं रख देते हैं इस तरीके से पाइल अप कर लेती हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज राउलेक्स, ठीक है। तो ये थे हमारे आरबीसीज के बारे में पढ़ा हमने। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक दो मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्ट कर लेना। थैंक यू।